यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को लेकर आज एक बड़ा ऐलान किया है। जौनपुर और देवरिया की चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने जा रही है। सीएम योगी के इस ऐलान की बड़ी वजह कल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिया गया वो फैसला है जिसमें हाई कोर्ट ने महज शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को वैध मानने से इनकार किया है। साथ ही पिछले साल 2019 में स्टेट लॉ कमीशन द्वारा सीएम योगी को सौंपे गए ड्राफ्ट में भी लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की सिफारिश की गई थी और उसके बाद से ही गृह विभाग द्वारा इस कानून के अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार कराया जा रहा है। सीएम योगी के ऐलान के बाद अब बहुत जल्द इस अध्यादेश के ड्राफ्ट को कैबिनेट में पेश कर कानून की शक्ल दी जाएगी और अगले विधानसभा सत्र में इस कानून को लेकर एक विधेयक भी राज्य सरकार द्वारा पेश किया जाएगा। लव जिहाद रोकने को लेकर कानून बनाने वाला यूपी देश का 9वां राज्य होगा। इससे पहले उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में भी लव जिहाद रोकने को लेकर कानून लागू है। सीएम योगी ने अपनी सरकार के मंसूबे जाहिर करते हुए साफ कहा है कि मिशन शक्ति के तहत यूपी में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखने के लिए लव जिहाद कानून के अलावा अन्य सभी जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। ऐसे में साफ है कि लव जिहाद की दूषित मानसिकता रखने वाले लोगों की अब यूपी में खैर नहीं है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ हरेंद्र चौधरी, R9 टीवी। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बने उपचुनाव की तैयारियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर जुटे हुए हैं। आज उन्होंने जौनपुर और देवरिया की विधानसभा सीटों पर जनसभाएं की। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने देवरिया सदर और जौनपुर की मल्हनी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार सत्यप्रकाश त्रिपाठी और मनोज सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। देवरिया में पार्टी उम्मीदवार सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। वहीं अपने कामकाज के बारे में भी जनता को बताया कि किस तरह से विकास योजनाएं जनता के हित में चलाई जा रही हैं और जौनपुर और देवरिया को क्या खास योजनाएं दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री जौनपुर पहुंचे और पार्टी उम्मीदवार मनोज सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। बीजेपी संगठन ये भली भांति जानता है कि उपचुनाव जनता का मूड तय करेगा। यही वो वजह है कि सीएम योगी खुद ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं उपचुनावों में और हर सीट को जीतने की भारतीय जनता पार्टी संगठन और खुद सीएम योगी की कोशिश है। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव के बीच की दूरियां अब खाई के रूप में बदल रही हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान मचे सियासी उबाल के बीच पहले तो मायावती ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया और अब आज अखिलेश यादव ने मायावती पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और बसपा के बीच का गठजोड़ जनता के सामने लाना जरूरी था, इसलिए उसने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया था। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर बसपा और सपा के बीच एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। बसपा के जब 4 विधायकों ने पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन के खिलाफ समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की तो मायावती ने बयान दिया था कि हम सपा को हराने में बीजेपी समेत किसी भी अन्य को समर्थन दे सकते हैं। मायावती के इस बयान को सपा बसपा और भाजपा पर हमले का बड़े औजार के रूप में प्रयोग कर रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी और बसपा पर हमला बोला और कहा कि हम जनता के सामने भाजपा और बसपा का सच उजागर करने में सफल रहे। अखिलेश यादव लखनऊ में शनिवार को आचार्य नरेंद्र देव की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमने निर्दलीय को समर्थन देकर बड़ा मामला जनता के सामने खोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम जनता के सामने बीजेपी और बसपा का सच उजागर करने में सफल रहे। अब तो साबित हो गया कि बसपा ही भाजपा की बी टीम है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी ने 1 प्रत्याशी उतारा था, लेकिन बसपा ने भी अपना 1 प्रत्याशी उतारकर सभी को चौंका दिया था। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देकर बसपा की चाल को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की थी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने के बाद बसपा का प्रत्याशी के राज्यसभा जाने का रास्ता तय हो गया था। लेकिन इसके बाद मायावती ने अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक का दौर याद दिलाया था। इसी पर आज अखिलेश यादव ने मायावती पर पलटवार किया। लखनऊ से कैमरा पर्सन प्रियांश मिश्रा के साथ गगन मिश्रा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। फ्रांस में बेगुनाहों के कत्ल को लेकर जहां प्रधानमंत्री निंदा कर रहे हैं और फ्रांस के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना का समर्थन कर रहे हैं। इसी क्रम में मशहूर शायर मुनव्वर राना आज फ्रांस में बेगुनाहों की हत्या करने वाले के बचाव में उतरते हुए नजर आए।
हमेशा बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना ने फिर से एक विवादित बयान दिया है, जहां फ्रांस की घटना पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि मोहम्मद साहब का कार्टून बनाकर उसे कत्ल के लिए मजबूर किया गया। मजहबी कार्टून कोई बनाएगा तो उसे मरने के लिए तैयार होना होगा। विवाद को जन्म देकर लोगों को उकसाया जा रहा है। मुनव्वर राना इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर कोई देवी देवताओं का विवादित कार्टून बनाएगा तो उसे भी मार देना चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मुनव्वर राना अपने बयानों की वजह से चर्चा में है। चाहे 1 लाख की हत्या के बाद में अवार्ड वापसी हो या एनआरसी के मुद्दे पर या लव जिहाद के मुद्दे पर, वो अलग अलग बयान देते नजर आए हैं, जिससे उनकी धार्मिक कट्टरता छलकती है। लखनऊ से प्रियांश के साथ चंद्रमणि शुक्ला, आनंद टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी शक्ति स्थल पहुंची और वहां फूल चढ़ाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर अपनी दादी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका साफ कहना है थैंक यू दादी। और आज अगर देखा जाए तो पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। जहां पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, तो वहीं पीएम मोदी ने भी उनके लिए ट्वीट किया और साफ तौर पर लिखा कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। तो आज पूरा देश जो है वो इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। और वहीं अगर साफ तौर पर बात करें तो कांग्रेस जो है वो इसको किसान अधिकार दिवस के तौर पर मना रही है। तो पूरे देश भर में ये जो दिवस है वो मनाया जा रहा है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इसको किसान अधिकार दिवस के तौर पर मना रही है। तो हर जगह कैंपेन्स किए जा रहे हैं और साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने हमेशा सच का साथ दिया और साफ तौर पर ये जो काला कानून आया है किसानों को लेकर, हम इसके विरुद्ध हैं और जिस राह पर हमको इंदिरा गांधी जी ने चलना सिखाया हम उस राह पर चलेंगे। तो दिल्ली से कैमरामैन रोहन के साथ फराह खान, आनंद टीवी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली सी प्लेन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर खुद सी प्लेन से केवड़िया से अहमदाबाद का सफर किया। विमान पर सवार होने से पहले उन्होंने यह स्थित जल हवाई अड्डे पर अधिकारियों से बात की और विमान के बारे में जानकारी ली। बता दें कि सी प्लेन सेवा हर दिन सैलानियों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच में उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले केवड़िया में एकता क्रूज का भी उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने इस क्रूज के जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सफर किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सी प्लेन की यात्रा की थी। उस वक्त पीएम मोदी ने साबरमती नदी से मेहरसड़ा जिले के धरोही बांध तक सी प्लेन का सफर किया था। भले ही प्रधानमंत्री ने सी प्लेन का उद्घाटन आज किया, पर यह प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था। दीपक चौबे, R9 टीवी, दिल्ली। हरक सिंह रावत का बयान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हरक सिंह ने ये कहा है कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन, जिसके कई सियासी मायने तलाशे जाने लगे हैं। वन एवं श्रम मंत्री हरक सिंह रावत कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से खुद को हटाए जाने और फिर अपने करीबी दमयंती को हटाने के मामले मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी जब दमयंती का मसला हल नहीं हुआ तो हरक अडिग हो गए और बोले दमयंती को सचिव पद से कोई नहीं हटा सकता। जाहिर है उनकी नाराजगी सीएम के प्रति बढ़ती जा रही थी। मीडिया में उनके बयान खूब सुर्खियां बन रही हैं, पर अचानक अपने जन्मदिन के दिन हरक सिंह रावत ने यह कहकर चौंका दिया कि वे मुद्दों की बात करते हैं, अपनी बात सीधी तौर पर रखते हैं। राजनीति में कभी कोई गांठ नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस ने एक बार फिर कृषि विधेयक को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आज तमाम कांग्रेसियों ने जनपद स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून में कांग्रेसी नेताओं के द्वारा किसान अधिकार दिवस मनाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसानों के खिलाफ कानून बनाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने का दावा करने वाली सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जिसके चलते आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यदि इस तरीके के कानून लाकर किसानों का शोषण करेगी तो कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध भी करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों का शोषण करने का काम कर रही है, जबकि सरकार ने दावा किया था कि वो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भदरस गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व बीडीसी सदस्य पप्पू वाजपेयी की जुआ खेलने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब गांव के ही कुछ लोगों ने ये कहते हुए सामने आ गए कि पप्पू को गोली पुलिस ने मारी और पुलिस की गोली से ही पप्पू की मौत हुई।
वो पुलिस जुआ पकड़ने के लिए मौके पर आई थी। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के भद्रस गांव में शुक्रवार रात खेत पर जुआ खेल रहे पूर्व बीडीसी सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शी ने जुआ लूटने आए पुलिस कर्मियों द्वारा फायरिंग करने की बात कही, जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। चूंकि घाटमपुर में उपचुनाव भी होना है तो परिवार से मिलने के लिए सभी दलों के नेता भी पहुंचे। विपक्षी दलों ने मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। डीआईजी भी घटनास्थल पर पहुंचे। परिवार के लोगों ने गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो मृतक को जुआ खेलने के लिए घर बुलाने आए थे। आरोप है कि जुआरियों के भागने और पुलिस द्वारा फायरिंग करने से गोली लगने से उसकी मौत हुई। मामला बढ़ता देख गांव में पीएसी व पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। देर शाम पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें एक गोली मृतक के सीने के आर पार होना व मृतक द्वारा शराब पिए जाने की पुष्टि हुई है। फिलहाल मृतक के शव का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी में पैनल द्वारा कराए जाने के बाद शव को गांव भेजने की बजाय शहर के ही भैरव घाट भेजकर अंतिम संस्कार करा दिया गया है। डीआईजी कानपुर का मामले पर कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा थाना सैया इलाके के मोहरे गांव में दबंग लोगों ने एक परिवार को जमकर पीटा, जिस कारण पीड़ित परिवार अब गांव से पलायन करने को मजबूर है। आगरा थाना सैया इलाके में एक पलायन का मामला सामने आया। दरअसल थाना सैया इलाके के मोहरे गांव में एक पीड़ित परिवार को दबंग लोगों ने जमकर पीटा, जिसमें उस परिवार की एक महिला और उसकी 2 बेटियों के गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले का जांच पड़ताल करने के बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों की तलाश शुरू नहीं की और न ही पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की है। इसी को लेकर पीड़ित परिवार दहशत में है। पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई है कि जब तक जो दबंग हैं वो उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तब तक वो अपना घर और गांव छोड़ने को मजबूर हैं। और देर रात उन्होंने अपने घर पर ताला लगाकर वो अपने एक रिश्तेदार के घर पर चले गए। और आज आगरा में पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों के सामने गुहार लगाई है कि दबंग जो लोग हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि दबंग लोग उस पीड़ित परिवार को लगातार मुकदमा वापसी की धमकी दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि दबंग लोग कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। दरअसल पीड़ित परिवार के पास गांव में बेशकीमती जमीन और उस पर मकान है, जिसकी नज़र दबंग लोगों की थी। दबंग लोग उस जमीन और उसके मकान को हथियाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने उस महिला और उसकी दोनों बेटियों को जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो दबंग लोग हैं उनकी धरपकड़ शुरू कर दी है। बहराइच जिले में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ बदमाशों ने गुरुवार को 12 वर्षीय छात्र की अपहरण के बाद फिरौती न मिलने के चलते हत्या कर दी। इस घटना से जिले की पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इन दिनों अपराधियों के हौसले बेखौफ हैं। यहां अपराधियों ने वेद प्रकाश चौधरी नाम के 12 वर्षीय छात्र का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने उसके परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की। फिरौती न मिलने के चलते अपराधियों ने उसकी हत्या कर शव को बोरे में बंद करके श्रावस्ती जिले में फेंक दिया। इस घटना के बाद से बहराइच पुलिस में हड़कंप मच गया और पुलिस ने 5 टीमों को गठित किया, जिसके बाद 2 अपराधियों को धर दबोचा, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। 12 वर्षीय छात्र का उस समय अपहरण हुआ जब वो अपने घर से ट्यूशन के लिए जा रहा था। इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। थाना मटेरा के मंझोली गांव के रहने वाले 12 वर्षीय वेद प्रकाश चौधरी की उस वक्त अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी जब उनको फिरौती की रकम नहीं मिली। छात्र वेद प्रकाश अपने घर से कोचिंग के लिए निकला था। रास्ते में अपहरणकर्ताओं ने उसका अपहरण कर लिया और उनके परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई। फिरौती न मिलने के चलते अपहरणकर्ताओं ने मासूम छात्र की हत्या कर दी और उसके शव को बोरे में भरकर सुनसान जगह पर फेंक दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पैसे के लेन देन को लेकर आरटीओ परिसर में जमकर गोलियां चली हैं, जिसमें एक राहगीर गंभीर घायल है, दूसरे व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते वक्त मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, बन्ना देवी थाना इलाके के आरटीओ ऑफिस परिसर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया जब एक व्यक्ति रिवॉल्वर लेकर आता है और ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। गोली से एक राहगीर घायल हो गया, वहीं
10,000 रुपये के लेन देन को लेकर जिससे दुश्मनी चल रही थी, उस व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। आरोपी हवा में रिवॉल्वर लहराता हुआ मौके से फरार हो गया है। एसपी सिटी अभिषेक झा ने जानकारी देते हुए बताया है कि 10,000 रुपये के विवाद को लेकर गोलियां चली थी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। अब देखने वाली बात यह है कि अलीगढ़ पुलिस गोलीकांड के आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 TV, उत्तर प्रदेश। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के आज दूसरे दिन मंदिर निर्माण को लेकर अहम बिंदुओं पर चर्चा किया गया, लेकिन आज की इस बैठक में ट्रस्ट और L&T कंपनी के बीच काफ़ी गहमागहमी रही। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट ने L&T कंपनी से 1000 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाने के लिए गारंटी मांगी है। राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई। इस बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, कोषा अध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र भी शामिल हुए। इस बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व IAS अधिकारी निपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में टाटा कंसल्ट कंपनी के इंजीनियरों ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। राम मंदिर निर्माण को 39 महीने में पूरा करने का लक्ष्य ट्रस्ट पहले ही घोषणा कर चुकी है, तो वहीं अब मंदिर निर्माण के लिए 1000 वर्ष तक सुरक्षित रखने की गारंटी कार्यदायी संस्था L&T कंपनी के इंजीनियरों से मांगा गया है, जिसके बाद ट्रस्ट और L&T कंपनी के बीच काफ़ी गहमागहमी भरा इस बैठक को संपन्न कराया गया। साथ ही इस बैठक में मंदिर निर्माण को लेकर कई विषयों पर चर्चा किया गया, लेकिन इस निर्णय को अभी गोपनीय रखा गया है। राम मंदिर निर्माण समिति की चल रही इस बैठक के दूसरे दिन जहां गहमागहमी देखने को मिली, तो वहीं इन गहमागहमी के बीच मंदिर निर्माण कार्य काफ़ी उलझता हुआ नजर आ रहा है। ट्रस्ट और L&T के बीच मांगी गई गारंटी के बाद अब नई कंपनी पर भी ट्रस्ट विचार कर रही है। माना जा रहा है कि टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी मंदिर निर्माण के लिए अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। अयोध्या से सत्यप्रकाश, R9 TV। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ PM के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। ऐसे में बात करें तो विकास कार्य क्या चल रहे हैं, इसको लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस के सभागार में जिले के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने जिले में चल रहे 9,259.71 करोड़ रुपए की 136 बड़ी परियोजनाओं का जायजा भी लिया। कोरोना से बचाव की भूमिका को लेकर सीएम ने कहा कि चिकित्सा से लेकर सामाजिक सहायता तक वाराणसी से अच्छा संदेश गया है। वाराणसी को बताया प्रेरणादायी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं से जहां सीएम ने बातचीत की, वहीं जो बनारस के विकास मॉडल को लेकर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव रखे हैं सीएम के आगे, जो PM तक पहुंचाया जाएगा। बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। नेटोल थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास I-20 कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी है, जबकि उसी कार में सवार हनीफ बच गया। सभी लोग रावाड़ी टोल पुराना शहर थाना दादरी जिला बरेली के रहने वाले थे। सभी लोगों को कार में सवार होकर बरेली के करियल रुड़की के लिए निकल रहे थे। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कार का रेस्क्यू करवा लिया गया है और मृतक शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया गया है और घर वालों को भी सूचना दे दी है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के झब्बू का नाला इलाके में पिता पुत्री के डबल मर्डर की सूचना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुरादाबाद जनपद में आज डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। नागफनी थाना क्षेत्र के झब्बू के नाले के पास रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर व उनकी बेटी का शव आज कमरे में पड़ा हुआ मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही साथ दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजन स्थानीय भूमाफियाओं पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस अधिकारी
जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से मौके से साक्ष्य भी जमा किए हैं। नागफनी इलाके में डबल मर्डर की घटना के बाद लोग दहशत में हैं। साथ ही साथ मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा होने से पुलिस को भी काफी मशक्कत उठानी पड़ी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद परिजनों द्वारा शक जाहिर किए गए व्यक्तियों की भी जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। डबल मर्डर की सूचना के बाद हरकत में पुलिस भी आ गई। पुलिस महानिरीक्षक समेत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मौका मुआयना किया और जल्द ही घटना की खुलासे की बात की जा रही है। बुलंदशहर में नहीं थम रहा है हत्याओं का सिलसिला। बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र के खालौर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव की महिला राशन डीलर के पति की कुछ अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने 2 गोली मारकर हत्या कर दी। ये खून से लथपथ तस्वीरें बुलंदशहर के खालौर गांव की हैं, जहां रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कुछ बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने राशन डीलर के पति की 2 गोलियां मारते हुए हत्या कर दी। हमलावरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब मृतक हितेश कबड्डी टूर्नामेंट से वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। परिजनों की माने तो हितेश की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी बिल्कुल नहीं थी। मृतक की पत्नी काफ़ी सालों से गांव की राशन डीलर हैं। फिलहाल मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है और परिजन पुलिस व प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर एसएसपी का साफ कहना है पूरे मामले की बारीकी से जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जीशान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली इलाके में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवती के साथ गैंग रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतका के पिता ने डीएम को शिकायती पत्र देकर मजिस्ट्रेट जांच कराने की मांग की थी। जांच में अस्पताल के चिकित्सक व स्टाफ पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित हुए। डीएम ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कोखराज थाना क्षेत्र के एक गाँव के एक परिवार ने अपनी 20 वर्षीय बेटी को बुखार की शिकायत होने पर समदा स्थित न्यू तेजमती अस्पताल में 21 सितंबर को भर्ती कराया था। युवती ने इलाज के दौरान अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ पर रेप के गंभीर आरोप लगाया। उसने घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से इस बात की शिकायत की तो डॉक्टरों ने युवती की दिमागी हालत ठीक न होने की बात कहकर मामले को दबा दिया। लेकिन युवती की 23 अक्टूबर को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती की मौत से आहत पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने प्रकरण की जांच मजिस्ट्रेट से कराने का निर्देश दिया। जांच में आरोप सही साबित होने पर डीएम ने मंझनपुर कोतवाली को मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। कौशाम्बी से R9 टीवी के लिए ताहिर अली रिजवी की रिपोर्ट।